हेलो स्टूडेंट्स, आज है हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक चैप्टर 4 का डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी हम इसमें डिग्रीज़ की बात करेंगे, किसकी? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, कि हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कितनी कितनी डिग्रीज़ पे चेंज होती है और इसका क्या स्केल रहता है इसके चेंजेस होने का। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्केल इज़ 0 to इन्फिनिटी, यानी जो हमारे में चेंज आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में वो कितना आता है? 0 to इन्फिनिटी। फर्स्ट है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जिसको हम क्या बोलते हैं? ED इज इक्वल टू इन्फिनिटी, जिसको क्या बोला जाता है? ED इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। सेकेंड आता है परफेक्टली इन इलास्टिक। सेकेंड क्या आता है? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, यानी ED इज इक्वल टू 0। ED जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है, जिसे हम ज़ीरो इलास्टिक डिमांड भी कहते हैं। ठीक है, ये मैंने ऊपर लिख दिया इसलिए मैंने यहाँ पे एरो बनाया है। थर्ड आपका यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। थर्ड कौन सा है? यूनिटरी, यानी 1 होता है। तो हमारी जो इलास्टिक डिमांड है वो किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है, यानी ED इज इक्वल टू 1। हाईली इलास्टिक, मोर देन इलास्टिक या फिर इलास्टिक डिमांड। सिर्फ यहाँ पे मैंने आगे परफेक्ट नहीं लगाया, क्या लगाया है? सिर्फ इलास्टिक डिमांड, यानी ED इज़ ग्रेटर देन 1। जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 1 से ग्रेटर है। फिफ्थ लास्ट आपकी लेस देन या फिर इन इलास्टिक डिमांड, यानी ED लेस देन 1। सबसे पहले हम बात करेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की, यानी ED इज इक्वल टू इन्फिनिटी। देखिए परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, व्हेन द डिमांड फॉर इट मे इंक्रीज और डिक्रीज टू एनी एक्सटेंट इन रिस्पेक्टिव ऑफ एनी चेंजेस इन प्राइस, यानी प्राइस में कुछ भी चेंज नहीं होता है। प्राइस क्या है हमारी? प्राइस कांस्टेंट है। प्राइस क्या है? कांस्टेंट है। और चेंज किस में आ रहा है? डिमांड में। अगर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा है तो वो क्या कहलाता है? ED इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इट इज़ प्योरली एन इमेजनरी कंसेप्ट, और ये कैसा है? एक इमेजनरी कंसेप्ट है, क्योंकि ऑब्वियस चीज़ हमारे प्राइस में चेंज आएगा तो सबसे पहले वो इफेक्ट किसको करेगा? डिमांड को इफेक्ट करेगा। लेकिन ये सिचुएशन जो बता रही है परफेक्टली इलास्टिक, वो बोलता है कि प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आने की वजह से सिर्फ क्वांटिटी में चेंजेस आते रहते हैं। तो ये चीज़ क्या है? इमेजनरी कंसेप्ट है। फॉर्मूला आपको पता है, ED इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो प्राइस तो हमारी क्या है? वही की वही 0, नो चेंज है। लेकिन क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, तो मान लीजिए क्वांटिटी में 30 चेंज आया, नीचे 0, तो किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी। ठीक है, और वैसे भी DD कर्व किसको टच कर रहा है? हमारा OY एक्सेस को। तो यहाँ पे तो क्या है? 0 ही है। तो ये क्या हो गया? ED इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रूफ हो गया दैट ED इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सेकेंड आता है आपका परफेक्टली इन इलास्टिक। क्या आता है? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड इसका जस्ट अपोजिट है। प्राइस में चेंज आता जाएगा, प्राइस बढ़ रही है या ज़्यादा हो रही है, लेकिन डिमांड में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन क्या कहलाती है? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड या फिर ज़ीरो इलास्टिक डिमांड। द चेंज इन प्राइस डज नॉट अफेक्ट द demand for certain commodities. The demand for these commodities remain almost constant. This is the situation of perfectly inelastic demand. ये देखिए प्राइस बढ़ रही है या कम पड़ रही है, लेकिन हमारा DD कर्व जो है वो कैसा है? कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। फॉर्मूला हमें पता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, अब इसमें कुछ चेंज नहीं आ रहा तो ये 0 हो गया। QD में कितना चेंज आ रहा है? 0। और प्राइस में कितना आ रहा है? मान लीजिए 12 या फिर ऊपर 30 लिया था, तो यहाँ पर भी 30 ले लीजिए, 30 चेंज आया। तो किसी भी ज़ीरो को किसी भी चीज़ से डिवाइड करेंगे 0 को, तो उसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो ED इज इक्वल टू 0। इन दिस सिचुएशन डिमांड कर्व इज़ पैरेलल टू Y एक्सेस। आपसे इस तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन सी स्केल है डिमांड का जिसके अंदर क्या होता है? Y इज इक्वल टू Y एक्सेस किसके पैरेलल होता है? डिमांड कर्व के पैरेलल होता है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ये कौन सी सिचुएशन है? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड की सिचुएशन है या फिर ज़ीरो इलास्टिक डिमांड की सिचुएशन है ये।
तीसरी सिचुएशन देखिए, यूनिटरी डिमांड, इलास्टिक डिमांड, यानी इसका मतलब है जितना चेंज प्राइस में आएगा उतना ही चेंज क्वांटिटी में भी आएगा। मान लीजिए प्राइस में 3 चेंज आया, ठीक है, तो क्वांटिटी में भी कितना चेंज आएगा, 3 चेंज आएगा। ये 4 हो गया 3 2, तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 1 हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जब दोनों में इक्वल चेंजेस आते हैं, यानी प्राइस में जितना चेंज आया उतना ही चेंज क्वांटिटी डिमांड में आता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ED = 1। If the percentage change in the quantity demanded equals to the percentage change in price, or it is a situation when change in quantity demand is in response to change in own price of the commodity in such that total expenditure on the commodity remain constant। ये कौन सी सिचुएशन है, टोटल एक्सपेंडिचर की भी कौन सी सिचुएशन है, इक्वल वाली सिचुएशन है। फॉर देखिए डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा, जितना चेंज, अगर मेरी प्राइस बढ़कर कितनी हुई है, P से P1 हुई है, तो क्वांटिटी डिमांड अगर कम हुई है तो वो कम उतनी ही हुई है Q से Q1। तो इन दोनों का गैप देखिए एकदम इक्वल आ रहा है, तो इस गैप का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा ये डायग्राम बनाते हुए। उसमें परफेक्टली इलास्टिक और इनइलास्टिक में तो सिंपल सी थी DD कर्व, लेकिन इसमें सिंपल नहीं रहेगा, इसमें थोड़ा सा टफ रहेगा। इनका गैप आपको क्या रखना होगा, इक्वल रखना होगा। देखिए इस तरीके से, ये मेरा OY एक्सेस, ये मेरा OX एक्सेस, यहाँ पे मैं प्राइस लेती हूँ, यहाँ पे मैं अपना QD लेती हूँ। मान लीजिए मेरी प्राइस जब P थी तो मैं कितनी क्वांटिटी लेती थी, उसकी Q क्वांटिटी लेती थी। अब मान लीजिए मेरी प्राइस इंक्रीज़ हो गई है, क्या हो गई, P से P1, तो मेरे में इतना गैप आ रहा है, तो मुझे अंदाजे से यहाँ पर भी सेम गैप लेना होगा, ठीक है। अब देखिए ये Q से Q1 हो गया, ये इंक्रीज़ हुआ, ये डिक्रीज़ हुआ, या फिर जस्ट अपोजिट उल्टा देखें तो ये डिक्रीज़ हुआ और ये इंक्रीज़ हुआ है। और इसके ऊपर जो हमारा DD कर्व बनेगा, ठीक है, वो क्या होगा, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व, ठीक है। इस तरीके से ये डायग्राम बनेगा। आपका फॉर्मूला है, ये देखो मैंने बताया था 3 चेंज आया, 3 1 3, और ये यूनिटरी यानी ED = 1। क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, ग्रेटर देन, मोर देन यूनिटरी, हाईली इलास्टिक, इलास्टिक डिमांड, इसके कितने ने, या फिर रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। व्हेन अ स्मॉल चेंज इन प्राइस लीड्स, अब ग्रेटर देन का क्या है, प्राइस में 3 चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में जस्ट अपोजिट यानी 6 या फिर 8 चेंज आ जाए, यानी प्राइस में कम चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में अगर ज़्यादा चेंज आता है तो वो क्या हो गया, मोर देन यूनिटरी। तो व्हेन अ स्मॉल चेंज इन प्राइस लीड्स टू ग्रेटर चेंजेस इन द डिमांड इज सेड टू बी इलास्टिक और हाईली इलास्टिक। हियर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज said to be greater than unity। normally we find this in case of luxury goods, ठीक है। परसेंटेज चेंज ये कहाँ पाया जाता है, लग्जरी गुड्स में ये सिचुएशन देखने को मिलती है, चेंज इन QD और परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। अब इसमें देखिए प्राइस में मेरा इतना सा चेंज आया, डायग्राम दिख रहा है आप सबको, प्राइस में P से P1, तो हमारी क्वांटिटी में देखिए इतना ज़्यादा चेंज आ गया, ठीक है। तो ये कौन सी सिचुएशन कहलाती है आपकी, मोर देन यूनिटरी, या फिर इलास्टिक डिमांड, या फिर हाईली इलास्टिक डिमांड। ये डायग्राम कैसे बनेगा देखिए आप लोग, मोर देन का बना रही हूँ मैं, ये मेरा है OY एक्सेस, ये OX एक्सेस, यहाँ पे मैंने प्राइस लिए है और यहाँ पे मैंने क्वांटिटी डिमांड ली है। मान लीजिए मेरे प्राइस पहले P थी तो मैं कितनी क्वांटिटी लेती थी, इतनी क्वांटिटी लेती थी, ठीक है, Q। अब मेरी प्राइस क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है, P से P1 हो गई, तो मेरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, Q से Q1। प्राइस बढ़ी, क्वांटिटी कम, या जस्ट अपोजिट प्राइस घटी तो क्वांटिटी बढ़ गई। और इसका जो डायग्राम बनेगा वो थोड़ा सा DD ऐसा हॉरिजॉन्टल टाइप का होगा, ठीक है।
तो ये डायग्राम कर्व इसी तरह से बनना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। और ये गैप नज़र आने चाहिए कि प्राइस में कम चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में क्या आता है, ज़्यादा चेंज आता है, तो वो क्या कहलाता है, मोर देन यूनिटरी कहलाता है। अब लास्ट डिग्री है लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसके अंदर जस्ट अपोजिट जो अभी हमने पढ़ा था कि प्राइस में कम चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में ज़्यादा चेंज आता है, लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि प्राइस में ज़्यादा चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में क्या आता है, कम चेंज आता है। When a considerable change in price does not lead to much change in the demand is said to be less elastic or inelastic. More the elasticity is said to be less than unitary, ठीक है। फॉर्मूला है हमारा ED इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन QD और परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो देखिए प्राइस क्वांटिटी डिमांड में 10 चेंज आया, जबकि प्राइस में कितना आया 30, तो ED इज़ लेस देन 1, ED इज इक्वल टू लेस देन 1। इसका डायग्राम देखिए किस तरीके से बनेगा। ये मान लीजिए मेरा OY एक्सिस है और ये OX एक्सिस, यहाँ पे मैंने प्राइस ली है और यहाँ पे मैंने क्वांटिटी डिमांड ली है। मान लीजिए मेरी जब प्राइस P1 थी तो मैं इतनी क्वांटिटी खरीदती थी, ठीक है, इतनी क्वांटिटी Q क्वांटिटी। अब मेरी प्राइस, अब यहाँ पे क्या प्राइस में कम चेंज आया और प्राइस में ज़्यादा चेंज। मान लीजिए मेरी प्राइस इतनी हो गई, कितनी हो गई, P से P1, और मेरी क्वांटिटी डिमांड ये Q से Q1। तो इसमें और इसमें डिफरेंस नज़र आ रहा होगा आपको कि प्राइस इतनी बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांड में इतना फ़र्क पड़ा है। तो इसका जो डायग्राम होगा वो इस तरीके का होगा, ठीक है। ये हुआ हमारा डी कर्व, ठीक है। इसका हम जस्ट अपोजिट, ये कम होने पर ये ज़्यादा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा लास्ट लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, ये इसका डी कर्व इस तरीके से बनेगा। अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फैक्टर्स ऑफ डिटरमाइनिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये आपको बुक में से पढ़ना है, आपको बुक में मिल जाएंगे ये सभी। नेचर ऑफ कमोडिटी फर्स्ट है, सेकंड है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, अल्टरनेटिव यूजेज, शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर, पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजप्शन गुड्स एंड हैबिट ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है।